गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल हिंदी एजुकेशन के इस चैनल पर। जैसा कि आप पार्ट 1 वीडियो में देखे होंगे, हिंदी साहित्य के लेखन और अर्थ और स्वरूप में पार्ट 1 में मैंने साहित्य लेखन की परिभाषा और उसके अर्थ पर चर्चा की थी। आप देख सकते हैं साहित्य लेखन की शुरुआत कब हुई थी और थोड़ा सा उसके कि कब से शुरुआत हुई थी, किस कवि द्वारा हुई थी, कौन से लेखक थे। तो पहले काव्य को मतलब गद्य और पद्य को मिक्स करके जो काव्य की परिभाषा का जो श्रेय जाता है वो भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन, आनंद वर्मन, कुंतक और मम्मट से माना जाता है इसकी शुरुआत। फिर हमने साहित्य लेखन की शुरुआत थोड़ी सी देखी। अब हम आज देखेंगे साहित्य लेखन का अर्थ तथा स्वरूप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। साहित्य लेखन मानवीय अनुभूतियों, विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का एक मिश्रित अर्थपूर्ण स्वरूप है जो समाज में एक दर्पण की भांति कार्य करता है। साहित्य का अर्थ ही है सहित अर्थात हित के साथ, जो ज्ञान व भावनाओं को कलात्मक रूप से व्यक्त करे। अर्थात साहित्य लेखन का अर्थ है भावों की अभिव्यक्ति। साहित्य इतिहास मात्र साहित्य के प्रारंभ और साहित्य के विकास की दशाओं से संबद्ध होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के विषय में लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। भारतीय विद्वानों में कई विद्वानों ने साहित्य लेखन को कई प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल साहित्य को मानव जीवन की सहानुभूति की अभिव्यक्ति मानते हैं तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को समाज का दर्पण मानते हैं। जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि समाज का दर्पण, साहित्य को समाज का दर्पण किस विद्वान ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हम इसका स्वरूप देखते हैं। साहित्य के बहुत सारे स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। अगर हम साहित्य के स्वरूप को शैली के आधार पर विभक्त करें तो हमें 3 से 4 प्रकार के साहित्य स्वरूप देखने को मिलते हैं। जैसे वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावनात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। अब हम एक एक करके इन चारों शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है वर्णनात्मक शैली। यह वह शैली है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना का दृश्य विस्तार से चित्रण किया जाता है ताकि पाठक उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देख और महसूस कर सके। विवेचनात्मक शैली, इसमें किसी विषय को तर्क, कारण और उदाहरणों के साथ समझाया जाता है। इसमें किसी विचार या समस्या का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। भावनात्मक शैली में लेखक अपनी भावनाओं, संवेदनाओं और मन के अनुभवों को प्रमुखता देता है। इसमें प्रेम, दुख, खुशी, इसमें प्रेम, दुख, सॉरी गाइस, थोड़ा सा इसको बंद करती हूँ क्योंकि ये ओवर हो जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि प्रेम, खुशी, करुणा जैसे भावों की अभिव्यक्ति होती है। व्यंग्यात्मक शैली, जिसमें लेखक समाज की बुराइयों, गलत आदतों, कमियों को मजाक, कटाक्ष, तंज के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे कि
जैसे कि अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक में अंग्रेजों के ऊपर व्यंग्य किया गया। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि अंधेर नगरी चौपट राजा ये नाटक किसका है। ठीक है, फिर हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे साहित्य लेखन की विविध विधाएं। साहित्य लेखन की विविध विधाएं समझने के लिए हम इस चार्ट को देखेंगे, जिसमें कि पहले साहित्य को काव्य में यानी कि पद्य में और फिर गद्य में डिवाइड किया गया है। काव्य में डिवाइड करते हैं तो गीत, गजल, कविता, महाकाव्य ये सब काव्य में आता है। और फिर गद्य में डिवाइड करेंगे तो कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, नाटक, एकांकी, आलोचना ये सब गद्य में आता है। और फिर जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो गीत में कैसे चीजें आते हैं, जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस, ठीक है, और गीतांजलि, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर का है। और हम बात करते हैं गद्य की, तो इसमें आप कहानी वगैरह देख सकते हैं, उपन्यास देख सकते हैं, गोदान है मुंशी प्रेमचंद, जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, और इसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी नाटक, मीमांसा ये सारी चीजें लिख रखी हैं। इन सभी विधाओं के अलावा भी कई अन्य विधाएं हैं जो साहित्य लेखन के अंतर्गत आती हैं, जैसे यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन आदि। इसके अलावा साहित्य लेखन में ही साक्षात्कार, रिपोर्टाज लेखन, रेखा चित्र लेखन, समाचार तथा फीचर लेखन भी आता है। अब आप लोग एक चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम अगर यहाँ पे जो डायरी लेखन है, डायरी लेखन मतलब हम भी डायरी लिखें तो क्या वो साहित्य में आएगा? तो बिल्कुल आएगा। अगर आप डायरी को लिखते हैं, देखिए डायरी की जो भाषा है वो आपकी भाषा है, और अगर आप वो लिखते हैं, रेगुलर लिखते हैं, कुछ भी आपके साथ घटित होता है, अपनी दिनचर्या को लिखते हैं, तो उस डायरी को साहित्य में लिया जाएगा। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में भी अगर आप यात्रा, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप डायरी को ऐसे लिखें, यात्रा वृत्तांत को एकदम ऐसे फॉर्मेट में लिखें, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं और वो पाठक तक आसानी से पहुंचता है तो वो एक अच्छी विधा बन सकती है। साहित्य के संबंध में कई पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपनी पुस्तकों में चर्चा किया है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। ग्रीक के विद्वान हैं, कौन है? हेरोस्ट्रेटस, ठीक है, एरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटीज में साहित्य विशेषकर नाटक व काव्य के सिद्धांत बताए हैं। यह साहित्य सिद्धांत की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा कई अन्य पाश्चात्य विद्वानों जैसे प्लेटो ने साहित्य को अनुकरण बताया। क्या बताया? अनुकरण। उन्होंने कहा कि कवि और लेखक सच्चाई की नकल करते हैं, वे साहित्य को समाज पर प्रभाव डालने वाली एक शक्ति मतलब एक नकारात्मक शक्ति मानते हैं। ठीक है गाइज, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे साहित्य के संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मत। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, इसमें से फैक्ट्स के क्वेश्चन निकाल के नेट के लिए प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।